फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापन मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी एंड और मार्च में शुरुआत में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो आपकी परीक्षा ये है, जो आपकी ऑनलाइन बेसिस पर आपकी परीक्षा होगी, उसी के साथ ही आपको इसके लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। बहुत कम टाइम मिला है। उस कम टाइम को देखते हुए आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और वैसे भी इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका बीपीएससी ट्री 1 और 2 के मिनिमम सिलेबस है, यानी जो जैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। भाषा से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य से आपके 40 होंगे और जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा। तो हम उसी संबंध में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकें और अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। क्योंकि आपको एक पासिंग मार्किंग ही चाहिए, यानी कि जो जनरल वाले हैं उन्हें 60 नंबर मात्र चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि आपको हर हालत में पास होना है। एक तो कंप्यूटर पर आपका एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए भी आपको टेंशन होगी, पर कोई नहीं, हम डेली मॉक टेस्ट करेंगे। इतने मॉक टेस्ट कर लेंगे 30 दिन के अंदर कि आपका एग्जाम चुटकियों में ही निकल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकेंड मॉडल टेप प्रैक्टिस सेट पर, जिसमें हमारा 30 क्वेश्चन हमारी भाषा से रहेंगे, 40 क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन से, और 80 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो आपके होंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपका मॉक टेस्ट मैं आपको करा रही हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये 6 to 8 के लिए है और 6 to 8 के लिए हमारा दूसरा है। और पहला हम कल आपको वीडियो में करा चुके हैं। पहले की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम भाषा के पोर्शन पर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भाषा का। तो इंग्लिश के पोर्शन का आपका पहला क्वेश्चन है कि चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फ्रॉम ए प्रोनाउन इज यूज्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द जरी गिव्स इट्स वेरडिक्ट। तो ये जो आपका आंसर सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही प्रोनाउंसिएशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट यू लाइक कॉफ़ी। तो इसमें आपको बताना है चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट में भी साथ साथ बताइएगा। तो इसका जो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, तो तीसरा होगा कि आस्क विद वेदर ही लाइक कॉफ़ी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि सीता वाज रीडिंग द गीता। जो सीता है वो रीडिंग द गीता, वो गीता को पढ़ रही है। तो चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एबव द सेंटेंस इनटू पैसिव। तो पैसिव का हमें इसमें देखना है। तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट, द गीता वाज बीइंग रीड बाय सीता। ठीक है, द गीता वाज बीइंग रीड बाय सीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज केस। तो इसका नियरली वर्ड कौन सा होगा, तो बिगेन है, स्टॉप है, क्रेडिट है, या चौथा या पांचवा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर ऑप्शन स्टॉप करेक्ट हो जाएगा। किसका, केस का ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर। तो इनमें से फेमिनिन जेंडर किसका है बैचलर का, तो बैचलर का जेंटल वुमेन हो जाएगा, स्पिनेस्टर हो जाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पिनेस्टर। ठीक है, आगे हम चलेंगे। छठवां क्वेश्चन है आपका कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ माइनर। तो माइनर का अपोजिट क्या होगा, स्माइल, पिटी, मेजर, या चौथा या पांचवा। तो क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेजर। ठीक है, माइनर का मेजर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है लुक वी डैश टू क्रैश। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हम इसमें क्या लगाएं जिससे करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, तो गो या आर गोइंग। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आर गोइंग हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर हम चलेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आई विश आई डैश ए बेटर मेमोरी यूज सुटेबल वर्ब फ्रॉम। तो इसमें हमें सुटेबल वर्ब बतानी है। तो जिसमें आपकी सुटेबल वर्ब हो जाएगी आंसर हैड। क्या हो जाएगी, आई विश आई हैड ए बेटर मेमोरी। अब हम अपने चलेंगे हिंदी पर। तो हिंदी के आपके क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अब आपके हिंदी के स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपका पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ से संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो आपके पेपर में जब पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपको इतनी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपने इसमें तो नंबर आपके फ्री के ही नंबर होते हैं, और आपको क्या करना क्या है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और उसी से संबंधित उसके आंसर्स देने हैं। तो इसमें आपका पहला देखिए, काफ़ी लंबा है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 9वां कि पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है। जो पौधों की जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं,
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां कि पत्तों का हरा रंग किस कारण होता है? तो पत्तों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 11वां क्वेश्चन आपके पे, जो 11वां क्वेश्चन है कि पारफिरिन में कौन कौन से गुण होते हैं? तो पारफिरिन में कौन कौन से गुण होते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन, अम्ल और क्षार। तो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अम्ल और क्षार इसमें गुण होते हैं। तो 11वें का आंसर आपका दूसरे से हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से किताब शब्द क्या है? जो किताब शब्द है वो तत्सम है, विदेशज है, देशज है। तो जो किताब है वो विदेशज शब्द है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 13वां क्वेश्चन आएगा इसमें। और विदेशी शब्द जो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो बाहर वाली देशों की भाषाओं से आकर बस गए हैं। जैसे कि उर्दू के शब्द आ गए तो हमारे भारतीय नहीं लेकिन आके रुक गए हैं। फिर है कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी का स्त्रीलिंग क्या क्या होगा? परोपकारी या परोपकनी या परोपकारिणी। तो जो आपका परोपकारिणी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा हो जाएगा? तो ऐक्यता। जो ऐक्यता है ये आपकी अशुद्ध वर्तनी है। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है एकता, ऐक्यता नहीं होता है, एकता होता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, धूप में चला नहीं जाता, यानी कि मुझसे धूप में नहीं चला जाता है। तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 16वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इनमें से हमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो पहला ही आपका करेक्ट है कि छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, यानी कि छुट्टियां तो हो गई थी लेकिन हम हांगकांग नहीं गए। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा ना। 17वां क्वेश्चन है, अरे तुम आ गए। इसमें जो अरे है के बाद जो कौन सा चिन्ह लगा है? तो ये आपका विस्मयवाचक चिन्ह है। कैसा है? विस्मय आदिबोधक चिन्ह है, जिसमें हमें आश्चर्य जैसा प्रतीत हो रहा है। अरे तुम आ गए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 18वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो प्रवास। ठीक है। निवास और निलय आपके घर के पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रवास नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट पर आपके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ सक्षमता परीक्षा के लिए, ये आपकी जो बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पवनाशन कौन सा समास है? तो पवनाशन में आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कली, कली। तो इनका क्या हो जाएगा? कलयुग या कालिका, कीर या कलयुग, या दुर्ग या कीर। तो इसका जो आपका आंसर होगा पहला ही करेक्ट है, कलयुग और का कालिका। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर 21वां क्वेश्चन कि जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो इसमें से कौन से जिसके पास कुछ भी ना हो? तो अकिंचन या अकुंचन या अकिंचित। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अकिंचन। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? कानन का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपका वन है। कौन सा? वन। ठीक है। 23 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। नाच नचाना, मनचाही करवाना, थका देना, घमंड चूर करना। तो नाच नचाना का क्या हो जाएगा? इसका पहला ही हो जाएगा आपका थका देना। कैसा? थका देना। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। सॉरी इसका आंसर आपका रहेगा पहला, मनचाही करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़, एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन हो गया। 25वां पे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का क्या विलोम होगा? तो अपकर्ष होगा। ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 है कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो राम है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 27वां कि जैसे वह आया वैसे ही
चला गया, यानी कि जैसे वह आया वैसे ही चला गया। तो जो जैसे वैसे हैं वो कैसे किस प्रकार की सर्वनाम है, तो प्रश्न, संबंध, पुरुष, तो ये आपकी संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे का वैसा। फिर 28वां क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो आपका अलंकार रहेगा वो रूपक अलंकार रहेगा। और ये क्वेश्चन, ये आपके अलंकार से भी एक क्वेश्चन तो आपका इसमें फंस ही जाता है, तो इन्हें भी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन की निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इनमें से सरल वाक्य आपका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझता है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अन उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, अनुपम या अनुचित या अनुगमन। तो जो आपका इसमें जो आपका आंसर है वो अनुगमन हो जाएगा, जिसमें आपका अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम आपके सामान्य अध्ययन पर चलेंगे, जिसमें आपके 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्न ही आपके एग्जाम में सामान्य अध्ययन में से आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके हम क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 प्रश्न, जिसमें आपके ये मैथ का पोर्शन है। मैथ के में अब आते हैं हम आपके सामान्य अध्ययन पर कि 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे आपके, पर 5-6 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन सी हमारी जो हार्मोन्स ग्रंथि करती है, तो वो अधिवक्र या थाइमस या अग्नाशय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय। 39 का आपका अग्नाशय। 40 क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 40 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो जो आपकी एक्स किरणें होती हैं वो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे। 41वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है, तो वो आपकी पीयूसी का है। कौन सी, प्यूटरेटी जो ग्रंथि होती है वो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 42वां क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो कहाँ पर अंगीकृत किया था, नासिक में, नागपुर में, सूरत में। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नागपुर ऑप्शन। और कब किया था, तो 1920 में। ठीक है, 1920 में अंगीकृत किया था नागपुर में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। इसी में है 42 हो गया। अब चलेंगे हम 43 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु जाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है। तो पश्चिमी घाटों जो विशेष रूप से कौन सी पाई जाती है, तो वो है आपकी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई सी भी नहीं पाई जाती, और ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से आपकी बाघ, हार्नबिल और हाथी नहीं पाए जाते, और इसमें आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका 5वां कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम बढ़ेंगे। 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष से नई भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुई है। तो नई भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है, तो 1975, 2002, 2014। तो 2002 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका 45वां क्वेश्चन है कि चैत्र माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष से अपनाया गया था। तो किस वर्ष से अपनाया गया था हमारे भारतीय संविधान में शक संबंध भारतीय कैलेंडर को, तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 1957 से। ठीक है, 1957 से। ठीक, और ये जो कौन सा है, तो ये 78 शक संबंध है जो 78 में स्टार्ट हुआ था। आगे हम बढ़ेंगे। 46 क्वेश्चन आएगा इसमें आपका 40, और ये शक संबंध किसने शुरुआत की थी इसकी, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 46 क्वेश्चन है कि अकबर के विचार सुलह-ए-कुल का आशय क्या है। सुलह-ए-कुल का आशय क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। ठीक है, 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो असहयोग आंदोलन से कौन सा संबंधित नहीं है, तो नमक मार्च। ठीक है, नमक मार्च आपका संबंधित नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम 48 क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 48 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रायिकताओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। ठीक है, भाग 20 तो किसको संबोधित करता है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य बन गया है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे।
अरुणाचल प्रदेश। अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक है जो आकाश का तारामंडल नहीं है। सप्तऋषि आपका तारामंडल है, और लुब्धक, तो इसका आंसर हो जाएगा लुब्धक, ठीक है। साइरस, जो साइरस है वो आपका तारामंडल नहीं है, ठीक। तो अब हम चलेंगे 51 पर कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था, ठीक है। 52 क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पलक्कड़ घाट, ठीक है। पलक्कड़ घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर से और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका 53 कि जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे जो विचलित रूप बनाते हैं, तो उसे हम मिएंडर्स कहते हैं। क्या? मिएंडर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता करता है, साथ ही कोशिकाओं को कलांत भी करता है। तो वो कौन सा है? लाइसोसोम है। कौन सा है? लाइसोसोम। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो वो है आपका अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19। आगे हम चलेंगे 56 पर कि सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी। तो ये आपकी जो योजना थी ताकि जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकें, इसलिए स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इनमें सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा लैम्बर्ट, जो फिशर ए ग्लेशियर, लैम्बर्ट में फिशर ए ग्लेशियर। नेक्स्ट है आपका 58 कि निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण कराया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक एन्सेफेलोग्राम। तो ये आपके मस्तिष्क के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मस्तिष्क की जो भी प्रॉब्लम होती हैं माइंड में, उन सभी का जो पता लगाते हैं हम इसी से लगाते हैं, EEG से। नेक्स्ट है आपका 59 कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है 60वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा SIDBI का सही रूप है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, पहला ही होगा करेक्ट कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। आगे चलेंगे हम 61 पर कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। जो फास्फोरस है उसकी परमाणुकता क्या होती है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चतुष्परमाणु। क्या हो जाएगा? चतुष्परमाणु, टेट्रा एटॉमिक, ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 62 पर कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई घटनाओं को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो सही कालक्रम में किसे दर्शाया गया है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। तो इन सभी को मिला के जो इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है। तो वो है आपकी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रमान फर्स्ट का जो सफल प्रक्षेपण कब किया गया था। तो 2008 में, अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय जो आपके मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो पहला ही इसका सही है। फिर 66वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
1942 में। नेक्स्ट है आपका कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ था। जो सिनो इंडिया वार था वो कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1962 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हुआ था। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर 68 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनदीमुख का निर्माण करती है। तो ज्वारनदीमुखी का निर्माण कौन करती है, तो वो आपकी करती है नर्मदा, कावेरी, गंगा। तो ये आपकी जो नदी है वो आपका करती है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम चलेंगे 69 कि श्वास नली मानव के किस अंग तंत्र का भाग है। तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से वह किसी का भी भाग नहीं है। ठीक है, श्वास नली वो हम सांस लेते हैं, ना कि प्रसंचरण, उत्सर्जन, अंतःस्रावी कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम बढ़ेंगे 70वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण का संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। तो कौन सा करता है, तो वो है आपका अवरक्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम आपके सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट पर आ जाएंगे, जिसके 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 80 जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, आपका किसका क्या क्वेश्चन सब्जेक्ट रहा होगा। अभी ये सामाजिक विज्ञान का है, तो इसमें आपका 71वां क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इनका देहांत कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 में। ठीक है, 72वां क्वेश्चन जिसमें हमें सूची का मिलान करना है। एक साइड आपकी सूची ए और सूची 2 का मिलान करेंगे, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो पहले का हो जाएगा एहोल प्रस्तर लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। जूना शिलालेख है जो आपका रुद्रदमन द्वितीय ने। नासिक गुहा लेख है वो आपका गौतमी बलश्री ने। और जो भीतरी स्तंभ है ये आपका स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, तीसरा और पहला। चौथा तो दूसरा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 73 पर कि हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। कौन सा होगा, लोथल। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि लोथल जो है वहाँ पे 216 मीटर लंबा है और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है, जो कि एकमात्र है। तो ये आपका लोथल है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पर। तो 74 क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो गार्डन, तो विदेशी आक्रमण, आरएन स्टेल, जलवायुगत परिवर्तन, डेलेस, भौगोलिक घटनाक्रम, वीएन मिश्र, भूस्थली भूगर्भ स्थली परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें बताइएगा। तो जो आपका तीसरा है वो तो सही है, भौगोलिक घटनाक्रम। फिर आगे है वीएन मिश्रा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, केवल 2 और 3। तो इसमें से हैं आपके आंसर, एक से अधिक आंसर करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे 75वां क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट है 76वां क्वेश्चन कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना हुई थी लगभग कब हुई थी, तो 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, आगे है 77वां क्वेश्चन जिसमें हमें सूचियों को आपस में मिलाना है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ है, चौसा का युद्ध कब हुआ है और कन्नौज का युद्ध कब हुआ है। तो कन्नौज का युद्ध आपका हो गया है 1540, पानीपत का युद्ध हो गया 1526 और खानवा का युद्ध 1527, चौसा का युद्ध है आपका 1539 में और कन्नौज का युद्ध हो गया 1540। तो क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा और पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो तीसरा आंसर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 78 पर कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। जो मंगोल हुए थे तो वो कब, तो 1221 में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 79 कि सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो ये आपके कालक्रम दिए गए हैं गुरु, और हमें कालक्रम की दृष्टि से इन्हें सजाना है। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव और गुरु हर किशन। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका गुरु अर्जुन देव हो गए सबसे पहले, और ये दूसरे पा हो गया गुरु हरगोविंद, तीसरे हो गए आपके नीचे गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर हो गए चौथे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके आंसर भी ऑप्शन में दिए गए होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, ये हो गया आपका तीसरा आंसर करेक्ट हो गया है। फिर है आपका 80वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेकोट चोलपुरम रखा।
तो ये कौन से राजा थे? तो इसका जो आपका आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81वां, जिसमें भी आपको सूची में का मिलान करना है, पहली सूची और दूसरी सूची का। अशोक स्तंभ और शांडवाली स्तंभ, शीर्ष, लोमरसी गुफा और छिद्रयुक्त स्तंभ। तो ये आपका अशोक स्तंभ, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला लोहरिया नंदगढ़ हो गया अशोक स्तंभ, रामपुरवा हो गया आपका शांडवाली स्तंभ शीर्ष, और ये बराबर हिल्स है ये आपका सी हो गया, और छिद्रयुक्त तो आपका हो गया रोपड़। ठीक है, तो क्या हो गया? तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो किसका? शिकार का ज्ञान था। नेक्स्ट है कि 83 मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो ये तीसरा आंसर आपका सही है, सैन्य वाहिनी की रखरखाव के होने वाले खर्चे, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की जगह मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो आंसर तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 84 कि बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 कि बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद हमें इनका आंसर देना है। तो लोगों के गड्ढे बनाकर घर बनाए, या खाना पकाने के चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा ही आंसर आपका सही था कि ये दोनों ही सही है। फिर है 85वां क्वेश्चन, तो कौन थे प्रथम बैठक में? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 86 पर कि शेरशाह के शासनकाल के काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो यह शामिल था, तो यह किस में शामिल था? कुबूलियत में, या पट्टा में, या सर्दिश में? तो इसका आंसर आपका एक से अधिक है, क्योंकि पट्टा और कुबूलियत इन दोनों में ही शामिल थे। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। तो 87 क्वेश्चन है आपका कि मेगास्थनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? राजा सामान्य रूप से सशस्त्र महिलाओं से घिरा होता था, या मेगास्थनीज के अनुसार राजा? तो इसमें से एक से अधिक आपके आंसर करेक्ट है। ठीक है, 88 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यमों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था तलवंडी गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो किसी संताल, या 1857, या बंगाल का नील विद्रोह? तो जो आपका पहला ही आंसर है इसमें कि जो बंगाल का नील विद्रोह था उसे कहा जाता था। नेक्स्ट है 91 कि काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था काकोरी कांड के मुकदमे का सामना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था? तो पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कब हुआ था? तो 1764 में ही इन्हें पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका 93 क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो 20 ही दिन बचे थे और उन्होंने अपनी कॉलेज छोड़ दिया था। तो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे 94 कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो कौन सा आंदोलन था आपका? तो वो आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे हम चलेंगे 95 पर कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। इन घटनाओं को हमें सही कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो पहला चटगांव, फिर मोपला विद्रोह, फिर चोरी चोरा कांड। तो क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और पहला। दूसरा, तीसरा और पहला। तो जो मोपला विद्रोह था वो आपका 1921 में हुआ था, और ये चटगांव ये 1930 में, और चोरा चोरी कांड आपका 1922 में। तो तीसरा, पहला, दूसरा। तीसरा, पहला, दूसरा। तो तीसरा ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे 96 पर कि अलीनगर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर हमें देखना है, फिर उसके बाद हमें आंसर बताना है। रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 97 पर कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। नेक्स्ट है आपका 98 के 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो पहला ही था, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो त्रिविभाजन संघर्ष में आपका पहला ही हो जाएगा, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलेंगे 100 पर। 100वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो किस पर चलाया गया था? तो इसका जो आपका आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा इसका आंसर? वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। आगे है 101 कि विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य स्तर सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। तो ऊंचे उठे हुए टीले इंसेल वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, फिर 102 क्वेश्चन है कि जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को कहते हैं। तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय हिमनद, पर्वत घाटी हिमनद। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम महाद्वीपीय हिमनदी ही कहते हैं। ठीक है, या गिरिपद हिमनद। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पर्वत घाटी हिमनद। ठीक है, फिर है 103 कि गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो किस प्रकार का है? तो ये आपका चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। 104 क्वेश्चन है कि डोल ड्रम की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तो तापीय कारणों से उत्पत्ति किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि ये आपकी ध्रुवीय और उपध्रुवीय दोनों ही आपकी करेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 105 104 हो गया, 105 पर हम चलेंगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 से 40 अक्षांश। ठीक है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 107 106 भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो इसका जो आपका अक्षांशीय विस्तार होगा वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 107 पर चलेंगे। ऑप्शन दूसरा इसका ऑप्शन करेक्ट था। आगे 107 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कृष्णा नदी परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर कौन सी परियोजना है? महानदी पर कौन सी है? और भागीरथी पर कौन सी है? ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो जो आपकी कृष्णा नदी पर तो आपकी नागार्जुन सागर है, सतलज पर भाखड़ा नागर है, महानदी पर आपकी जो महानदी है उस पर आपकी हो जाएगी हीराकुंड और भागीरथी पर टेहरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, चौथा। तो आपका पहला ही आंसर सही था इसमें। अब 108 है, उसमें भी हमें आपस में ही मिलाना है जलवायु को और देश से। तो विषुवत रेखीय है, मानसूनी जलवायु है, भूमध्य सागरीय है, उष्ण मरुस्थलीय। तो विषुवत रेखीय है जो वो आपकी जावा में है, मानसूनी श्रीलंका में है, और भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रकार है वो आपका है सॉरी गाइस, साइप्रस में, और उष्ण मरुस्थली है आपका नामीबिया में। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, आगे हम चलेंगे 109 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो कौन सी बनाती हैं? तो इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कर्मनाशक, गटक और घाघरा। कर्मनाशक, गटक और घाघरा। 110 क्वेश्चन है आपका, जिनमें भी हमें सूचियों को मिलाना है वन्यजीव और राज्य। तो नामदफा वन्यजीव पेरियार, बांदीपुर और लामजाओ। ठीक है, तो जो नामदफा है वो कहाँ का हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और पेरियार है वो आपका केरल में, बांदीपुर आपका कर्नाटक, लामजाओ आपका मणिपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट था। 111वां क्वेश्चन है कि कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं? तो आश्रित जनसंख्या। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम 112 पर चलेंगे। आश्रित जनसंख्या आगे 112 है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका 113वां क्वेश्चन कि मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था। तो किस देश के विद्वानों द्वारा, तो यूनानी विद्वानों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 114 पर। 114 क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका कोडाइक नाल और अनामलाई पहाड़ियाँ, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी के आपके सभी सुमेलित हैं। ठीक है, उटमक आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गई और ये ऊपर वाला माउंट आबू आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हो गई। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 115 कि यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो होता, तो तापमान अधिक होता और वर्षा भी अधिक होती। नेक्स्ट है 116 कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पटना और गया में। नेक्स्ट है निहारिका क्या है। तो निहारिका एक तप्त गैस का बादल है या धूल मिट्टी के कणों का मिश्रण। तो ये एक तप्त गैस का गोला है। ठीक है, 118 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो आपका 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 119 कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है। तो भूपटल की प्राचीनतम सेल कौन सी है, तो वो आपकी आग्नेय सेल है। नेक्स्ट पर चलेंगे हम 20 पर। 120 क्वेश्चन है आपका कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय सेल को क्या कहेंगे। तो इन्हें हम फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, अब 121वां क्वेश्चन है कि कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। तो कौन से हैं, तो इसका जो आपका आंसर है एक से अधिक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि रॉल हैंस ये दोनों ही हैं। नेक्स्ट 122 की सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। जो सुनामी की लहरें वो अधिक सक्रिय रहती हैं कब, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, आगे है 123वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो कौन से हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करते, गंगा, सोन विभाजन, मिथिला मैदान, मगध मैदान। तो जो मिथिला मैदान है वो साझा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम 124 पर। 124वां क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, 124वें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, वो आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। 125वां क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है। तो क्या है इसकी विशिष्ट विशेषता, आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम विभाजन का एक आवश्यक परिणाम तथा ये पूरा हो गया। फिर 126वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 127, इसमें सूचियों को मिलाना है झील और झील के प्रकार को। तो जो भीमताल है वो किस प्रकार की झील है, अष्टमूड़ी कैसी है, गोहन कैसी है और लाहौर लोहर कैसी है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये क्वेश्चंस का कंटेंट जो आपको है वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने आसपास भी बता दीजिएगा जिनका भी शिक्षक भर्ती एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सक्षमता परीक्षा हो या फिर आपका आने वाली जो BPSC थर्ड पेज की जो वैकेंसी आएगी वो हो या एस्टेट हो, इन सभी के लिए ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे उतनी ही आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें, ज़्यादा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर सकें। तो इससे तो अच्छा यही होता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लें। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 128वां क्वेश्चन पर कि जो इसमें 128वां जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है और इसका जो आंसर रहेगा इसमें कथन हमें बताने थे और इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, क्योंकि इसी 1 से अधिक इसके आंसर इसमें मिल रहे हैं। 129 क्वेश्चन है स्थानांतरण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें इन पर विचार करना है।
तो इसका जो आंसर रहेगा हमें इसके हिसाब से ही बताना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो इसका उसका भी आंसर आपका जो है वो एक से अधिक आंसर करेक्ट हो जाएगा। 130 क्वेश्चन है आपका कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद के वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी है, तो कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, या सस्ते दामों पर श्रम शक्ति। तो आपका तीसरा आंसर करेक्ट था इसमें। अब हमें सूची बतानी है कथन और विचारक। मैं राज्य हूँ, राज्य व्यक्ति से पहले है, या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन किस विचारक ने कहा था। तो मैं राज्य हूँ ये आपका लुई XVI ने कहा था। राज्य व्यक्ति से पहले है तो ये आपका अरस्तू ने कहा था। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है ये प्लूटो ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, अरे चौथा भी है तो इसका पहला ही हो जाएगा। तो पहले का तीसरा था, दूसरे का दूसरा, तीसरे का, तो पहला ही आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 132 कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। तो वह किससे मिलकर बनता है, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। आगे हम बढ़ेंगे 133 पर कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वो संशोधन की प्रणाली प्रक्रियाएं। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें हमें कूट से सही उत्तर बताना है और ऊपर देख के तो इसका पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे 134 पर निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांतों को कौन सा स्पष्ट करता है वो हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो है राज्य की उत्पत्ति उत्पादन हेतु शोषण परक संबंधों के रक्षाएं होती है। तो तीसरा ही आपका करेक्ट है। फिर 135 की निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आशय पर भारत, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा, कूट में से बताना है हमें। तो इसका पहला दूसरा सही हो जाएगा, इसका पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। आगे हम चलेंगे 136वां क्वेश्चन है कि उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, विशिष्ट लक्षण क्या है, तो इसका है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को सम्मान देगा। 137 क्वेश्चन है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, ठीक है। 138 क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपके कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए हैं कूट। तो इसका जो आपका आंसर आप ये थोड़ी वैसी बेसिक जानकारी भी लेते रहिएगा। तो इसका पहला ही आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका 139 की मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ से किया गया है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 से। नेक्स्ट है 140 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो ये भी आपका कथन सही दिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो रहेगा आंसर पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। 141 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, राज्य किसी व्यक्ति विधि के या फिर ऊपर है आपका, तो दूसरा आंसर ही आपका सही हो जाएगा। राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के निहित मौलिक अधिकारों के संबंध में सही है। तो कथन है और कथन के बाद हमसे नीचे भी पूछा जाएगा। तो इसका जो पहला ही हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 143 की राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। तो ये आपका आंसर सही होगा क्योंकि ये हमसे नहीं पूछा है और इसका जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। आगे है 144 की लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो ये जो अपना त्यागपत्र है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट है 145 की जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन का आशय क्या है, जिला क्षेत्र में भागीदारी या फिर ऑप्शन और भी होंगे नेक्स्ट पेज पर हैं आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। आगे है आपका 146 अब मीडिया को डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्रता नहीं माना जाता है। तो व्यापारिक घटनाओं की वजह से। फिर नेक्स्ट 147 की शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का आधार अधिकार से संबंधित है। तो शिक्षा गरिमामय जीवन जीने की सहायता करती है, ठीक है, गरिमामय जीवन जीने की सहायता करती है। नेक्स्ट 148 की भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है 149 के संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो वो आपका हो जाएगा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन।
ठीक है। नेक्स्ट है 150 आपका लास्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वह किसे संबोधित करना चाहेंगे, तो वो अपने जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी कंप्लीट होती है, 150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक